नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था हमारी चल रही है। ये कल या परसों में खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, वह तो 3 भाग में होगा। एक बार मैं देख रहा हूँ कि कितना और जोड़ सकते हैं हम। तो या तो 2 भाग में, 3 भाग में हो गया या 4 में। तो ये परसों खत्म हो जाएगा। उसके बाद होम गार्ड वाले बच्चों के 3 टॉपिक बचेंगे केवल। कितने? 3 टॉपिक स्पेशल वाले। तो फिर बहुत जल्दी होम गार्ड वाले जो साथी हैं वो अपना रिवीजन वगैरह पे लग जाना भाई। फिर उनका और हमारा साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 टॉपिक हैं जो उनके नहीं होंगे। जैसे जीएसटी आपके में नहीं है और विमुद्रीकरण आपके में नहीं है, तो उसके बाद वो दोनों नहीं होंगे। केवल 3 टॉपिक बचे हैं होम गार्ड वालों के। तो इसके बाद ये आज कल मेरे ख्याल से लास्ट होना चाहिए इसका। कल नहीं हुआ तो परसों जरूर हो जाएगा। शुरू कर देते हैं। तो देखो, हमने कल देखा था ये सब चीज, हाँ जी देखी थी। अब एक चीज और देखो इसमें, जहां से सवाल बनते हैं। सवाल बनते हैं एक यहां से कि भैया ये जो डीएसपी की भर्ती कौन करवाता है। जैसे आपने देखा था आईपीएस की भर्ती कौन करा रहा था। आईपीएस की तो करवा रही थी यूपीएससी, है ना, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम कह देते हैं, हिंदी में कह देते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो इसको तो हम कह देते हैं यूपीएससी, जो आईपीएस की भर्ती कराता है। और जो भर्ती कराता है किसकी, इसकी डीएसपी पद की, तो वो कौन है? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, यानी यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्या है? यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्या है? यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन है। और ये आपके दिमाग में भैया थोड़ा सा आपको रखना है। ठीक है, चलिए, यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आपसे पूछेगा सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करता है। सीधे सीधे सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति जोनल डीआईजी। हर जोन में एक डीआईजी होता है। आपने देखा होगा आईजी से नीचे डीआईजी। हमने कल देखा था डीजीपी, यानी एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गए, एक उनके नीचे एडीजी होते हैं, उनके नीचे आईजी होते हैं और उनके नीचे डीआईजी होते हैं। तो ऊपर से चौथे नंबर की है ये। क्या है? ऊपर से चौथे नंबर की अगर देखा जाए तो ये क्या है? ऊपर से चौथे नंबर की है। ठीक है, क्लियर। चलिए, यूपी को 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है। यहां से सवाल बनेगा यूपी को कितने जोन में बांटा गया है। तो भैया सीधे बताओगे आप 8। और कितनी रेंज में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 18 में। और ये पूरा का पूरा रटा होना चाहिए। ये पूरा का पूरा रटा होना चाहिए। बेटा मैं इसकी पूरी पीडीएफ तो डाल देता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। एक बच्चा कह रहा है पिछले में मैंने डाल भी दिया था, लेकिन इसका मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है, आपको छांटने में दिक्कत होगी। मुझे कुछ मैंने आज भी थोड़ा सा हटाया है जो रेलिवेंट नहीं था और पहले हमने इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, इनका कहीं सिलेबस तो है नहीं, तो ये ढूंढना पड़ता है। तो ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। फिर पीवाई क्यू देखे तो वहां से सवाल बन नहीं रहे, तो लगा एक्स्ट्रा जो है फालतू में क्यों पढ़ाना है। कम नहीं होना चाहिए पर बहुत फालतू भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा जहां तक सवाल आते हैं 10-20% ऊपर नीचे तो चलता है। तो इसलिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर फाइनली नहीं था, इसलिए नहीं डल पाया। आज भी नहीं डलेगा। आज की क्लास लाइक ही फाइनल आज हुआ है और कल की क्लास के लिए कल फाइनल होगा। ठीक है, फिर एक एमसीक्यू की क्लास होगी। तो हमारा जो यूपी का 8 जोन पुलिस के हिसाब से उसको 8 जोन में और 18 रेंज में बांटा गया है। और पूछा जाएगा जोन का प्रमुख कौन होता है, यानी जोन जो है उसको हेड कौन करता है। तो एडीजी साहब करते हैं। और रेंज में बेटा आईजी साहब प्रमुख होते हैं, यानी इंस्पेक्टर जनरल। और यहां एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो डीजीपी से बिल्कुल नीचे हैं, एडीजी। और ये रेंज जो है, रेंज का हेड होता है आईजी। तो ये 4 सवाल यहां से बन गए 2 लाइन से। आपसे पूछेगा यूपी में कितने जोन है पुलिस के? 8 हैं। पूछेगा कितनी रेंज है? 18 हैं। पूछेगा जोन का चीफ कौन होता है? एडीजी। पूछेगा रेंज का चीफ कौन होता है? तो आईजी होते हैं। और फिर एक सवाल बनेगा कि भैया ये जितनी रेंज है ना, रेंज 18, इनमें सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? तो कानपुर रेंज है, जिसमें अकेले में ही कई जिले आते हैं। अकेले में 7 जिले आते हैं। कितने आते हैं?
7 जिले आते हैं। ठीक है, 7 जिले आते हैं। स्टैटिक जीके का सिलेबस तो हो गया था बेटा पिछले ही मंथ, लेकिन स्पेशल टॉपिक है और इनका सिलेबस कहीं डिफाइन तो है नहीं। इनको एक एक क्लास में भी पढ़ा सकते थे पर सवाल नहीं मिलता आपको एक भी, इसलिए इनको थोड़ा समझ के और थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको याद करने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए जो क्लास 2 दिन में खत्म हो सकती थी वो 4 दिन चल रही है ना। ये थोड़ा सा आपको ये 3 टॉपिक और हैं उनमें और करना पड़ेगा। फिर लगभग होम गार्ड को 1.25 महीने मिलेगा रिवीजन के लिए। भाई खूब रिवीजन करना, मैं 1 मिनट की क्लास नहीं लूंगा आपके बैच में, 1 सिंगल मिनट की भी। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना है। आईजी पद का गठन आपसे पूछा जाएगा। आईजी 1861 में हुआ था। आईजी पद का बहुत सवाल आने की संभावना नहीं है। ठीक है, एक एचएम कोर्ट समिति थी उनके आधार पे, और आजादी के बाद पहले आईजी यहां से सवाल आ सकता है। पीएन लाहिड़ी कौन थे? पीएन लाहिड़ी। और पुलिस की डायरी को क्या कहते हैं? जिसमें पुलिस सारी जानकारी रखती है उसे क्या बोलते हैं? जनरल डायरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनरल डायरी बोला जाता है। बेटा बांटा गया है, कई डिस्ट्रिक्ट मिला के एक रेंज बन जाती है। जैसे आपने प्रदेश में बांट दिया देश को, प्रदेश के बाद जिलों में बांट दिया, ऐसे ही एक प्रदेश को इन्होंने सबसे पहले पूरे प्रदेश को 8 जोन में बांट दिया, यानी 8 उसके भाग बनाए, और उस हर भाग को क्या बना दिया? हर भाग को जोन नाम दे दिया। उस जोन के चीफ कौन बनाए? एडीजी। कौन बनाए? एडीजी। और फिर उससे थोड़ा सा और नीचे एक इकाई बना दी, यानी फिर उसको कुल मिला के 18 जगह बांट दिया। तो उसमें से हर चीज को बोला गया रेंज, यानी बांट के उसे एक नाम दिया गया है। यानी एक हिस्से को, जो थोड़ा बड़ा हिस्सा है, हमने उसे क्या नाम दे दिया है? उसे हमने जोन नाम दे दिया है। और ऐसे यूपी में 8 जोन में पूरी यूपी बटी हुई है। और अगर उसके बाद रेंज पूछा जाए तो उससे छोटा हिस्सा जो हम उसको रेंज बोलते हैं, और रेंज कितनी है? 18। तो ऐसी 18 रेंज में पूरी यूपी बटी हुई है बेटा। ठीक है, पूरी यूपी बटी हुई है। तो डीआईजी जो है, याद रखना है कि भैया आईजी जो है रेंज के चीफ होते हैं, और प्रत्येक जोन के चीफ होते हैं एडीजी। ठीक है, एडीजी। और सबसे बड़ी रेंज कानपुर है, पूछा जाएगा, जिसमें 7 जिले हैं। आजादी के बाद पहले आईजी पीएन लाहिड़ी थे। और भैया पुलिस की डायरी को क्या कहा जाता है? तो जीडी या जनरल डायरी कहा जाता है। जीडी या जनरल डायरी क्या कहा जाता है? पुलिस की जो डायरी होती है जिसमें सब कुछ लिखा जाता है, उसको जीडी या जनरल डायरी बोली जाती है। ठीक है। देखो, अब क्योंकि पुलिस 2 हिस्से में बटी हुई है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी पुलिस का क्या काम है। तो देखो, जो पुलिस में पूछ लिया कि भैया जो गश्त करती है सड़कों पर, वो क्या है? सिविल पुलिस। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो कौन सी है बताओ? अन्वेषण। अन्वेषण भी यही करती है। और जो कोई खतरनाक कहीं बलवा हो जाए, दंगा हो जाए, तो क्या उसे सिविल पुलिस संभालेगी, या फिर जो आर्म्ड पुलिस है पीएसी वो संभालेगी? अगर कहीं पे दंगा हो गया है बड़ा, कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी आ रहा है, बहुत बड़ा वाला, ठीक है, तो क्या पीएसी भी लगा देंगे वहां? तो जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनको तो कौन करती है? पीएसी कर लेती है। अदरवाइज तो जैसे गश्त करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, किसी चीज की जांच करनी है, ये सब चीज कौन करती है? ये नॉर्मल पुलिस करती है। ये नॉर्मल पुलिस करती है। ठीक है। अब एक सवाल और, के पुलिस अधिनियम कौन सा था? ये तो आपको पता ही है, 1861। 1861 वाला पुलिस अधिनियम कल हमने पढ़ा था। 1860 में एक समिति बनी, उसने भैया कहा कि पुलिस बनाओ, और उसके बाद एक पुलिस अधिनियम आया 1861। इसकी धारा 1 है। धारा 1 के तहत जितने भी लोग भर्ती होते हैं सब पुलिस बोले जाएंगे, कल हमने पढ़ा। तो आज हमने देखा कि इसकी धारा जो 25 है उसमें क्या है? तो पूछा जाएगा कि मान लो कोई लावारिस सामान पड़ा है और उसे कोई पुलिसकर्मी जब्त करता है, जब्त, तो वो किस धारा के तहत कर सकता है? तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के तहत कर सकता है।
क्या 25 के तहत कर सकता है। ठीक है, चलिए राज्य में पुलिस की संख्या राज्य में कितनी होगी, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी या राज्य सरकार डिसाइड करेगी? तो क्योंकि ये विषय राज्य का है इसलिए पुलिस राज्य में कितनी रहेगी ये डिसाइड करने का काम भी किसका है, राज्य सरकार का है। ये किसका है, राज्य सरकार का है बेटा। ठीक है, ये किसका है, राज्य सरकार का। तो सड़कों पर गश्त सिविल पुलिस, अन्वेषण सिविल पुलिस। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 क्या कहती है कि लावारिस सामान को कोई भी पुलिस अधिकारी जब्त कर सकता है। क्या है बेटा, कि लावारिस सामान को कोई भी पुलिस अधिकारी जब्त कर सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 कहती है बेटा। ठीक है, और किसी भी राज्य में पुलिस की संख्या को कम ज्यादा कौन कर सकता है, तो वहां की राज्य सरकार कर सकती है। और ग्राम पुलिस, कभी कभी गांव लेवल पर पुलिस के अधिकार दिए जाते हैं, वो कौन देता है, एसपी। कौन देता है, एसपी देता है। तो 4-5 सवाल यहां से, और ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, 2। ठीक है, चलिए डीएम और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन। देखो डीएम, एक तरफ डीएम है एक तरफ पुलिस है। डीएम दूसरे मामले देखते हैं, आप सबके जिले में डीएम है आपको पता ही होगा, पुलिस दूसरे मामले देखती है। तो डीएम और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि ओवरऑल जिम्मेदारी तो जिले की किसकी है, डीएम की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है भाई, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो सारी जो जिम्मेदारी है टोटल तो उसी की है। तो वो पुलिस से कोई काम कराएगा तो किसके थ्रू कराएगा, तो ध्यान रखना है, पूछे यार सवाल कि डीएम और पुलिस के बीच समन्वय कौन करता है, एसपी करता है। और यहां से सवाल बनता है कि एसपी को कम से कम साल में कितने बार, तो साल में कम से कम 1 बार उसे थाने का निरीक्षण करना चाहिए। तो एसपी को साल में या कितने समय में 1 बार थाने का सुपरविजन करना चाहिए, थाने को सुपरवाइज करना चाहिए बेटा, है ना, या इसका इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो एसपी को साल में कम से कम 1 बार, 1 साल में कम से कम 1 बार, 1 साल में कम से कम 1 बार। ठीक है, क्लियर है, 1 साल में 1 बार। थाने का नियंत्रण कौन करता है, एसएचओ। सीधे सवाल पूछा जाएगा। और ये इंस्पेक्टर जो है ना, ये ज्यादातर एसएचओ किस रैंक का होता है, या तो ये इंस्पेक्टर होता है या कभी कभी ये सब इंस्पेक्टर भी होता है। तो थाने पे जो भी इंचार्ज लगेगा उसको हम एसएचओ बोलेंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या बोलेंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर। नॉर्मली इंस्पेक्टर ही लगता है, पर कहीं कहीं देखो दिल्ली में तो सब इंस्पेक्टर लगता ही नहीं है थाने का इंचार्ज। दिल्ली में जितने भी थाने, 200 के करीब थाने हैं, हमेशा केवल और केवल इंस्पेक्टर को ही इंचार्ज बनाया जाता है। पर यूपी में कुछ थाने ऐसे भी हैं जहां सब इंस्पेक्टर को भी इंचार्ज लगा दिया जाता है। तो सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये थाने का नियंत्रण कौन करता है। सवाल देखो कैसे बनेंगे, एसएचओ करता है। और इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कौन कर सकता है, तो इंस्पेक्टर का ट्रांसफर डीआईजी कर सकता है। कौन कर सकता है, डीआईजी कर सकता है। इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कौन कर सकता है, तो डीआईजी कर सकता है। ठीक है, चलिए आबकारी मामले, जैसे शराब से संबंधित मामले हैं, उनमें हर साल एक सम्मेलन होता है। उसमें किसकी उपस्थिति जरूरी है, तो एसपी की उपस्थिति जरूरी है, एसपी की। आपसे पूछेगा आबकारी मामलों का जो सम्मेलन होता है, जो वार्षिक सम्मेलन साल में 1 बार, उसमें कौन होना चाहिए उपस्थित, तो एसपी उसमें उपस्थित होना चाहिए। और आर्म्ड पुलिस जो है, आर्म्ड पुलिस जानते हो, पीएसी, उसका प्रभारी कौन लगता है, तो डीआईजी लगता है भैया। उसका जो हेड लगेगा वो कौन लगेगा, डीआईजी लगेगा। कौन, डीआईजी। सवाल फिर से देखो, सवाल आएगा डीएम और पुलिस के बीच कौन समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, तो जिले का एसपी करता है। एसपी को साल में कितने बार थाने का निरीक्षण करना चाहिए, एसपी को कम से कम साल में 1 बार थाने का निरीक्षण करना चाहिए। थाने का जो हेड है वो कौन होता है, एसएचओ होता है। थाने का हेड एसएचओ। इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कौन कर सकता है, डीआईजी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर का ट्रांसफर डीआईजी। आबकारी मामले, एक्साइज के जो मामले हैं जिनमें शराब इन्वॉल्व है, उनका एक वार्षिक सम्मेलन होता है,
उस वार्षिक सम्मेलन को कौन अटेंड करेगा? तो भैया एसपी करेगा अटेंड, एसपी को ही करना पड़ेगा। वो कहे आपसे कल को आप पुलिस में लग जाओ कि भैया आबकारी के सम्मेलन में तुम ही अटेंड करके आओ, आप कहोगे कि जी नियम के अनुसार तो सर आपको जाना है, ठीक है। और आर्म्ड पुलिस जो होती है जैसे पीएससी, उसका प्रभारी कौन होता है, उसका इंचार्ज कौन होता है? तो उसका इंचार्ज डीआईजी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें अंग्रेजी में भी लिखी हुई हैं। एसएचओ कंट्रोल करता है पुलिस स्टेशन को, डीआईजी इंस्पेक्टर्स के क्या करता है? ट्रांसफर करता है। डीआईजी इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर करता है, ठीक है। चलिए एक सेकंड। तो हो गया एसएचओ की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति मैंने कहा था ना, अगर एसएचओ नहीं है, मान लो एसएचओ है नहीं, तो सब इंस्पेक्टर उसका इंचार्ज बन जाएगा। नॉर्मली कौन लगता है? एसएचओ, और एसएचओ इंस्पेक्टर होता है ज्यादातर केस में। पर एसएचओ हो ही ना, वो कहीं चला गया फिलहाल, तो भाई कौन है? तो सब इंस्पेक्टर इंचार्ज बन जाता है। ये तो नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज है, नीचे वाला ही बनता है बेटा, ठीक है। और जब याद रखना है सब इंस्पेक्टर, क्योंकि इसका पुलिस स्टेशन का प्रथम अधिकारी है, और सब इंस्पेक्टर क्या है बेटा? हाँ सॉरी, ये जो पुलिस स्टेशन का प्रथम अधिकारी सब इंस्पेक्टर और द्वितीय एएसआई है। तो यहां से सवाल नहीं बनेगा, सवाल इतने से बनेगा। बस ये आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखा है। क्यों? क्योंकि एसएचओ अगर अनुपस्थित है तो उसकी इंचार्ज कौन बनेगा फिर थाने का? तो वो एसआई फिलहाल उसको लीड करेगा, ठीक है। चलिए, थाने के एसएचओ का या जो सब इंस्पेक्टर उसमें होते हैं उनका ट्रांसफर कितने साल तक नहीं होना चाहिए? 2 साल तक। नॉर्मली ये बोला जाता है कि कम से कम 2 साल का वक्त उन्हें मिलना चाहिए, ताकि वो चीजों को समझ सकें, थाने में किस तरह की चीजें हैं, कैसे वो कंट्रोल करेंगे, ये सब चीजें समझने के लिए उन्हें 2 साल का वक्त चाहिए। पर अगर किसी ने गड़बड़ कर दी हो, कोई किसी ने अनुशासित नहीं काम किया हो, अनुशासन का इश्यू हो, कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, तो क्या तब भी 2 साल जरूरी है करना? क्या फिर भी बेटा? फिर भी तो ध्यान रखना है, अगर थाने का एसएचओ नहीं है, एसएचओ है और एसआई है, उसका वैसे नॉर्मली ट्रांसफर 2 साल तक नहीं हो सकता। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लकीर खिंच गई है। अगर उसने कुछ इस तरह का व्यवहार कर दिया है कि उसे ट्रांसफर करना उसका जरूरी है, तो फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सवाल कैसे आएगा? एसएचओ की अनुपस्थिति में थाने का प्रभारी कौन होता है? सब इंस्पेक्टर होता है। थाने के एसएचओ और एसआई का स्थानांतरण कितने साल तक नहीं होना चाहिए? 2 साल तक नहीं होना चाहिए। यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए? तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। पर अगर मान लो कि यहां का केस है और बंगाल में हमने जाके पकड़ा है, तो फिर ध्यान रखना है आपको कि भैया आने जाने का समय उसमें से हटा दिया जाएगा। जो जाने आने का समय है उसे हम आने का, हमने वहां उसे पकड़ लिया, आने में ही हमें 48 घंटे लग गए। अब अगर मजिस्ट्रेट कहेगा कि तुमने 24 घंटे में क्यों पेश नहीं किया, तो कहेंगे कि क्योंकि आने में 48 घंटे लगे थे, और कानूनन जो आने जाने का समय है उसको हटाकर ही आपको 24 घंटे के अंदर किसी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। सीधे सीधे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव एकेडमी कहाँ पे है? मुरादाबाद में। या सीनियर ऑफिसर जो होते हैं पुलिस के, उनका क्या होता है बेटा? उनका होता है यहाँ पे ट्रेनिंग, क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। और आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कहाँ होती है? पीएसी है जैसे, तो आर्म्ड पुलिस जो है उसकी ट्रेनिंग होती है सीतापुर में। कहाँ पे होती है? सीतापुर में। तो एसएचओ की अनुपस्थिति में एसआई होगा इंचार्ज। थाने के एसएचओ और एसआई का ट्रांसफर लगभग कितने दिन से कम में नहीं होना चाहिए? 2 साल से कम में नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए? 24 घंटे के अंदर। क्या इसके अंदर आने जाने का समय की छूट मिलती है? बिल्कुल मिलती है। आने जाने का जो समय है उसे हटा के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो। जो उत्तर प्रदेश में एक पुलिस की ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकेडमी है, वो कहाँ पे है? मुरादाबाद में है।
कहाँ पे है? मुरादाबाद में। और क्या जो आर्म्ड पुलिस है, जो पीएसी है, उसका ट्रेनिंग सेंटर सीतापुर में है। उसका ट्रेनिंग सेंटर सीतापुर में है। उसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? सीतापुर में है बेटा, ठीक है। चलिए, सीतापुर में है। आगे चलिए। प्रदेश में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, प्रदेश में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? 11 हैं। और वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी 7 हैं। कहीं कहीं किताबों में 10 तक भी दे रखी हैं, कहीं 11 भी दे रखी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की किस पे जाओगे, अगर उत्तर प्रदेश की आप वेबसाइट पे जाओगे तो ये 7 कमिश्नरी वहां आपको दिखेंगी। लखनऊ दिखेगी, कानपुर दिखेगी, बनारस दिखेगी, वाराणसी भी बोल सकते हो, गौतम बुद्ध नगर दिखेगी, नोएडा भी बोल सकते हो, आगरा कमिश्नरी है, प्रयागराज कमिश्नरी है, गाजियाबाद जो है वो भी कमिश्नरी है। तो 7 हैं। कमिश्नरी का मतलब होता है जहां कमिश्नर अपॉइंट होता है। नॉर्मल जिले में एसपी या एसएसपी कमान संभालेगा, और कमिश्नरी का मतलब जहां पे कमिश्नर कमान संभालेगा, वहां पे पद कमिश्नर होता है। और यहाँ पे पुलिस को कुछ मजिस्ट्रेट की पावर भी दे दी जाती है। कमिश्नरी का मतलब है जहां पुलिस को पुलिस के अलावा कुछ मजिस्ट्रेट वाली पावर भी दे दी जाए तो उसको कमिश्नरी कहा जाता है। ऐसे ही जैसे दिल्ली में भी कमिश्नरी सिस्टम है, तो वहां भी पुलिस को मजिस्ट्रेट की पावर भी मिली हुई है। केवल पुलिस की पावर नहीं है उनके पास, मजिस्ट्रेट की। तो आपसे पूछा जाएगा क्या अंतर है किसी एक नॉर्मल जिले में और उस जगह में जहां पे कमिश्नरी सिस्टम लगा हुआ है? तो नॉर्मल जिले में एसपी या एसएसपी के पास उसका हेड होता है एसपी या एसएसपी, जिसके पास पावर होती है। लेकिन जो जिला है जिसमें कमिश्नरी लागू है, वहां पे पहले तो हेड उसका कमिश्नर होगा। वहां एसपी एसएसपी नहीं बोला जाता। वहां का जो चीफ है वो कमिश्नर होगा, प्लस उसे पुलिस के साथ साथ जो पुलिस की पावर है उसके संग संग उसे कुछ पावर अलग से मिली होती हैं, जिनको हम कौन सी पावर कहते हैं? जिनको हम मजिस्ट्रेट की पावर कहते हैं, न्यायिक पावर कहते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे यहां भी प्रस्तावित है और 11वां बरेली में भी प्रस्तावित है। 11वां बरेली में भी प्रस्तावित है, जहां पे बनने की बात है। पर अभी बने तो केवल 7 में ही है बेटा, अभी 7 में ही। मजिस्ट्रेट का मतलब है जहां उसको न्याय करने की भी शक्ति दी जाए। तो कहीं कहीं इवन सजा देने की। नॉर्मली पुलिस सजा नहीं दे सकती ना। दिल्ली में आप जाओगे, वहां एसीपी बनता है, एक मजिस्ट्रेट के तौर पे काम करता है एसीपी। और वो एसीपी किसी को जेल भी भेज सकता है कि जाओ तुम 15 दिन जाओ, जबकि आपके जिले का एसपी नहीं भेज सकता आपको, मजिस्ट्रेट ही भेजेगा, जो जज है वही भेजेगा। पर कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस भी भेज देती है, क्योंकि उनके पास न्याय करने की भी कुछ शक्तियां, मजिस्ट्रेट की भी कुछ शक्तियां आ जाती हैं। उतना ही अभी आपको समझना है, ज्यादा डीप मत जाइएगा। ठीक है, तो यहां से अगर सवाल आएगा, देखो यहां से क्या सवाल आएगा कि हमारे भाई प्रदेश में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? 11 हैं। वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 7 हैं। और इनके नाम भी थोड़े थोड़े आपको आइडिया होने चाहिए कि लखनऊ में है, कानपुर में है, बनारस में है, गौतम बुद्ध नगर में है, आगरा में कमिश्नरी है, प्रयागराज में है, और गाजियाबाद में भी कमिश्नरी है। पुलिस प्रशासन, देखो पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? एक तो कानून व्यवस्था की स्थापना करना। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा पुलिस का काम नहीं है, तो क्या कानून व्यवस्था की स्थापना पुलिस का काम है? हाँ जी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी से संबंधित थोड़ा सा है। जान माल की रक्षा पुलिस का काम है। पुलिस में सबसे बड़ा पद क्या डीजीपी का होता है? हाँ होता है, डीजी या डीजीपी। क्या पुलिस में सबसे छोटा पद कांस्टेबल का होता है? पूछा जाएगा। हाँ जी, पुलिस में सबसे छोटा पद कांस्टेबल का होता है। जिले से भी छोटी इकाई कौन सी होती है? जिले से। आपने जोन देखे थे, जोन कितने हैं पुलिस में हमारे यहां? क्या जोन बेटा 8 थी? 8। क्या रेंज भी देखे थे आपने? रेंज क्या 18 थी? 18। हाँ, फिर जिले आ गए, और जिले में भी जिले को बांट दिया जाता है 5-6 सर्किल में, और सर्किल का हेड होता है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, जिसे हम कहते हैं डीएसपी। कौन होता है? डीएसपी। और इसी को आप सीओ यानी सर्किल ऑफिसर भी बोल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां जिले की कमान होती है किसके हाथ में?
एसपी या एसएसपी के हाथ में, वहीं सर्कल की जो कमान है वो डीएसपी के हाथ में होती है, जबकि थाने की कमान एसएचओ के हाथ में होती है। ज्यादातर इंस्पेक्टर रैंक का होता है, पर कहीं कहीं वो सब इंस्पेक्टर रैंक का भी लगाया जाता है, कहीं कहीं सब इंस्पेक्टर रैंक का भी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए। पुलिस इंस्पेक्टर थाने का प्रमुख होता है, उसके अधीन सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, सिपाही भी, कहीं कहीं चौकीदार भी होते हैं। तो ये लिखित में है, हो सकता है आजकल आपको चौकीदार ना मिल रहे हो। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो मैं एक बार आपसे थम्स अप चाहूंगा, मुझे उससे एक आइडिया मिल जाता है कि बच्चे जो सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, क्या उनको भी समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही। तो एक बार आपसे एक मैं थम्स अप चाहूंगा। तो यहाँ कैसे आएगा कि इनमें से कौन सा पुलिस का काम है भैया? क्या कानून व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है? क्या लोगों की जान माल और अधिकार पुलिस का काम है? क्या पुलिस का सबसे बड़ा पद कांस्टेबल है? नहीं। तो क्या डीजी है? हाँ जी, डीजीपी है पुलिस का सबसे बड़ा, डीजीपी पुलिस का सबसे बड़ा पद है। क्या पुलिस का सबसे छोटा पद सब इंस्पेक्टर है? नहीं, पुलिस का सबसे छोटा पद जो है वो कांस्टेबल है। क्या प्रत्येक जिले में 5-6 सर्किल होते हैं इसमें? हाँ, इसके प्रत्येक जिले में 5-6 सर्कल होते हैं, 5-6 सर्कल होते हैं, ध्यान रखना है। और क्या सर्किल का जो हेड है वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट होता है? हाँ, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को शॉर्ट में क्या हम डीएसपी कह देते हैं? हम डीएसपी कह देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर क्या थाने का प्रमुख होता है? हाँ जी, थाने का होता है। क्या थाने का सारा स्टाफ पुलिस इंस्पेक्टर के अंतर्गत आता है? बिल्कुल पुलिस इंस्पेक्टर के अंतर्गत आता है, पुलिस इंस्पेक्टर के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा ये बात बताओ मुझे कि जो इंस्पेक्टर है उसका मैंने बताया था, उसका ट्रांसफर कौन करता है? एसपी या डीआईजी? उसका ट्रांसफर कौन करता है? जो पुलिस में थाने में इंचार्ज होता है, इंस्पेक्टर होता है, तो उसका इंचार्ज जो है उसका ट्रांसफर कौन कर सकता है? एसपी कर सकता है या डीजी वो कर सकता है बेटा? डीएम का काम बेटा देखेंगे हम आगे, कल डीएम यानी कल जो सिविल ऑफिसर हैं उन्हीं पे जोर रहेगा। आपका सिलेबस टाइम पे हो जाए ताकि आप अपनी पढ़ाई भी कर सकें, इसके लिए मैं बस होली पे एक दिन की छुट्टी ही रखूंगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। होली जो है मेन रंगों वाली होली, उम्मीद है कि मैं केवल उसी दिन की छुट्टी रखूंगा, बाकी आपकी कोई छुट्टी हम नहीं करेंगे। दूसरा, क्योंकि होमगार्ड वाले बच्चों का एग्जाम नजदीक है और एसआई वाले बच्चों का एग्जाम नजदीक है, तो 8-10 रैपिड फायर बनाने शुरू करने हैं। शायद पहला आपको परसों मिल जाएगा, पहला रैपिड फायर। उसमें क्या होगा, जो अति महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका हम हलवा बनाएंगे, घुमा घुमा के उनका हलवा बनाएंगे। यूट्यूब पे होगा रैपिड फायर, जो अति महत्वपूर्ण चीज है उनका हलवा बनाएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है, तो वो परसों से शायद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पुलिस का कार्य, कानून व्यवस्था की स्थापना, ये सब चीजें हमने देख लिया। ठीक है, प्रत्येक जिले में क्या एक जेल होती है? ज्यादातर होती है, होनी हर जिले में ही चाहिए, पर कई बार नहीं होती। देखो, क्या जेल का प्रमुख कौन होता है, ये सवाल आ जाता है कभी कभी। जेल अधीक्षक, जिसको हम जेल सुपरिंटेंडेंट कहते हैं, इसकी मदद के लिए जेलर होते हैं, इसकी मदद के लिए असिस्टेंट जेलर होते हैं, और इसकी मदद के लिए वार्डन नाम की चीज भी होती है। पर जो जेल का प्रमुख होता है, जो जेल कारागार का प्रमुख होता है, उसको क्या बोलते हैं? जेल अधीक्षक बोला जाएगा। जेल में कुल जिला कारागार 61 या 62 लिखे आएंगे, क्योंकि 62वां बन रहा है, तो कहीं कहीं इसका आंसर 62 दे रहा है, कहीं कहीं 61, पर आपके पेपर में इतना नजदीक कंफ्यूजन वाला नहीं देगा, आप चिंता मत करना। तो भैया प्रदेश में कुल जिला कारागार 61 या 62 में से एक आएगा। हाँ, प्रदेश में 2 उप कारागार हैं। उप कारागार किसे बोलते हैं बताओ? तो उप कारागार बोलते हैं सब जेल। एक तो पूरी जेल इंडिपेंडेंट, वो जेल तो हो गई हमारे यहाँ पे कितनी, 61 या फिर 62 पूछा जाएगा, पर सब जेल हैं यहाँ पे 2। कितनी है? सब जेल है बेटा 2, यानी उप कारागार हैं 2। जगह याद करने की आपको ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल से यहां तो नहीं है, पर केंद्रीय कारागार का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो खतरनाक अपराधी हैं उनको हम सेंट्रल जेल्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? तो सेंट्रल जेल्स में या सेंट्रल प्रिजन्स में रखते हैं बेटा। और ये कितनी है भारत में, सॉरी इसमें यूपी में, तो 6 हैं। 6 कहां कहां पे हैं? तो बरेली में सेंट्रल जेल है, आगरा में है, वाराणसी में है, फतेहगढ़ में है, नैनी में है और इटावा में है। तो सेंट्रल जेल जो है वो 6 हैं।
वैसे प्रदेश में कुल डिस्ट्रिक्ट वाली जेल, जिला कारागार आपको ज्यादातर देखने को मिलता होगा। आप लोग में से लगभग हर किसी जिले में होगा, सब में नहीं है पर लगभग कहीं ना कहीं, आप नहीं तो आपके पड़ोसी जिले में होगा। तो ये हो गया बेटा कुल मिला के जिला कारागार 61 या 62 में से एक ऑप्शन आएगा। 62वां बन रहा है। प्रदेश में उप कारागार 2 हैं, केंद्रीय कारागार 6 हैं। और पहला केंद्रीय कारागार कहां बनाया था? तो भाई आगरा में बना था 1844, बहुत पुराना है। पहला केंद्रीय कारागार आगरा में तब बनाया गया था, अगर हम यूपी की बात करें। आदर्श कारागार, आदर्श मतलब जो आइडियल हो, बहुत ही शानदार हो, मॉडल जेल लखनऊ में। तो आदर्श कारागार भाई यूपी में किसे माना जाता है? लखनऊ जेल को आदर्श, यानी जिसमें जो जो चीजें चाहिए वो सब होती हैं, वो लखनऊ में है। कहां पे है? वो लखनऊ में है आदर्श कारागार। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन, देखो महिलाओं को भी बंद किया जाता है कई जगह, तो वो भी लखनऊ में है। और किशोर कारागार, जिसमें जो बच्चे अपराध करते हैं, जो एडोलसेंट, जो अडल्ट नहीं है वो करते हैं, तो वो बरेली में है। वो कहाँ है? वो बरेली में है। और यहां से सवाल सीधे पूछा जाएगा, भैया यूपी में किशोर कारागार कहां पे है? बरेली में है। तो यूपी में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है। यूपी में आदर्श कारागार किस कारागार को मानते हैं? लखनऊ वाले को। यूपी में पहला केंद्रीय कारागार कौन सा था? आगरा। यूपी में कुल मिला के कितने केंद्रीय कारागार हैं? 6। यूपी में कुल मिलाकर कितने कारागार हैं जिला वाले? तो 61 या 62 में से एक ऑप्शन आएगा, 61 या 62। जिले में जो जेल होती है उसका प्रमुख कौन होता है? तो उसमें जेल अधीक्षक एक आपके ऑप्शन में जरूर आएगा, वर्ड जेल अधीक्षक जरूर आएगा। और पूछा जाएगा कि भैया प्रदेश में उप कारागार कितने हैं? तो 2 पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? 2 पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसमें 8 बताए थे, कल 8 बताया था क्या? उसे 6 कर लेना, अगर 8 है तो 6 कर लेना, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी बेटा। और ये 62 या 61 दोनों में से आते हैं, तो इसमें कहीं 62वीं लिखा हुआ है, कहीं 61वीं, पर वो 62 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 62वां बन रहा है, तो कोई उसे गिन लेता है, कोई नहीं गिनता है। ठीक है, जैसे कई जगह तो पता है कितनी गलतियां हैं इसमें, कि कई जगह ये लिखा हुआ है कि कमिश्नरी जो सिस्टम है वो 10 जगह चल रहा है, कहीं जगह लिखा है 11। लेकिन जो यूपी पुलिस की वेबसाइट है वहां भी 7 ही कमिश्नरी हैं, वहां 7 के अलावा कोई कमिश्नरी का नाम ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज है, 6 कर लेना बेटा इसको। केंद्रीय कारागार 6 ही हैं, 6 ही हैं। अगर कल 8 था उसको चेंज कर लेना। ठीक है, 8 अगर कहीं लिखा है तो उसको चेंज कर लेना। उप कारागार का मतलब सब जेल, यानी पूरी तरह जेल नहीं है, वो किसी जेल के अंदर ही आती है, वो किसी जेल के अंडर में ही है। ठीक है, कि भैया वहां कारागार है, उसका एक यहां भी बना दिया। मान लो बहुत दूर है जेल, तो उसका एक यहां पे भी बना दिया। उप कारागार का मतलब है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी के अंडर में है। ठीक है, चलिए एक पूछा जाएगा आपसे, जैसे जेल के अधिकारियों को आपको प्रशिक्षण देना है तो कहां दोगे? तो देखो लखनऊ में एक संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है। कहां पे है? लखनऊ में। ये ध्यान रखना है, कहां पे है? लखनऊ में। तो भैया यूपी में अगर जेल के अधिकारियों को आपको देनी है कोई ट्रेनिंग, तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में लखनऊ देनी पड़ेगी। अब ये बार बार आ रहा है, यूपी में पुलिस बल का चीफ, तो ज्यादातर अगर कोई कमिश्नरी नहीं है, जैसे दिल्ली में तो डीजीपी नहीं होता, वहां कमिश्नर होता है। अदरवाइज किसी भी राज्य में जो पुलिस का चीफ होता है वो डीजीपी होता है, वो डीजीपी ही होता है। क्या होता है? डीजीपी ही होता है। चलिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए नगर पालिका परिषद हमारे यहाँ कितनी है? नगर पालिका परिषद तो ध्यान रखना है कितनी है बेटा, कितनी नगर पालिका परिषद है हमारे यहाँ? तो म्यूनिसिपल काउंसिल कितनी है हमारे यहाँ? 226 है। कितनी है? 226। तो याद रखना है बेटा, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद कितनी है, सवाल आएगा 226। आतंकवाद विरोधी दस्ता, एटीएस बोल देते हैं, एटीएस हमने पढ़ा है ना पहले भी, एटीएस तो एटीएस, और एटीएस का मुख्यालय, एटीएस की स्थापना पूछी जाएगी 2007 में। ये यूपी में खासतौर पे आतंकवाद विरोधी दस्ता है, हमने उसमें पढ़ लिया था, आतंकवाद वाला हमने उसमें नहीं पढ़ लिया था, किसमें पढ़ा था बताओ?
आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद में याद है? किस किस को याद है? जल्दी से थम्स अप करो कि यूपी में जो आतंकवाद विरोधी दस्ता है, जिसे हम एटीएस बोलते हैं, उसका जो गठन है 2007 में किया गया था, उसका मुख्यालय भी कहां पे है? लखनऊ में। तो लखनऊ में देखो कितनी चीज मिल रही है आपको। लखनऊ में आपको यह भी मिला, नारी बंदी निकेतन लखनऊ। आदर्श कारागार भी कहां का मिला है बेटा? आपको लखनऊ का मिला है। अब यूपी पुलिस का मुख्यालय भी नया वाला लखनऊ में है। यूपी पुलिस का मुख्यालय भी नया वाला कहां पे है? लखनऊ में है। आतंकवाद विरोधी जो दस्ता है यानी एटीएस है यूपी का, उसका भी कहां पे है बेटा? लखनऊ है, उसका भी लखनऊ में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए क्या 108 नंबर है? बताओ, क्या 108 नंबर है? जल्दी बताओ, क्या एम्बुलेंस के लिए यूपी में 108 नंबर है? है ना? बताओ, क्या 108 नंबर है? बेटा ये नगर पालिका परिषद ये कम ज्यादा आती रहती हैं अलग अलग सोर्स में, आप परेशान मत होइए इसमें। इसमें कुछ बड़ी बड़ी हैं, उनको शामिल करके बता देता है, कभी उनको हटा के बता देता है, वो आप परेशान मत होइए। बस एक जानकारी के लिए बताया। इस तरह के सवाल नगर पालिका की संख्या आपसे यहां नहीं पूछेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कम ज्यादा होती रहती हैं। चलिए ठीक है। तो ये सवाल पूछे, आपातकालीन फोन नंबर 108 है। महिला हेल्पलाइन 1090 की चीफ पद्मजा चौहान है। कौन है? पद्मजा चौहान। हो सकता है पूछ ले आपसे। और सीधे सीधे सवाल आएगा कि जो राज्य आपदा प्रबंधन है, जैसे केंद्र में होता है एनडीआरएफ, वैसे ही यहां स्टेट में होता है बेटा आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ। तो याद रखना है इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। जो स्टेट में किसी भी आपदा से, किसी भी आफत से, किसी भी डिजास्टर से लड़ने के लिए काम करता है, तो वो कौन करता है भैया? वो एक संस्था जो काम करती है वो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए। और ये एसडीएमए जो है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो सवाल आपसे पूछेगा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में महिला पावर हेल्पलाइन की प्रमुख कौन है? पद्मजा चौहान है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फोन नंबर क्या है? 108 है। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का मुख्यालय कहां पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का मुख्यालय कहां पे है? लखनऊ में है। याद रखना है। पुलिस बल का चीफ कौन होता है? डीजीपी होता है। और उत्तर प्रदेश का संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में है। कहां पे हो? लखनऊ में है बेटा। ठीक है। चलिए सीधे सीधे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का भूमि राजस्व अधिनियम कब पारित हुआ था? 1901 में। और आबादी अधिनियम 1947 में। बस एक दो बार पढ़ लेना, रटने की जरूरत नहीं है इसको। यहां से सवाल बन सकता है। एनडीआरएफ की पहली महिला कमांडो बटालियन, ये जरूरी नहीं है यूपी की वजह से ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि केंद्र का भी क्या है, ये केंद्र का भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनडीआरएफ की पहली महिला कमांडो बटालियन गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में खोली गई है। एनडीआरएफ की पहली महिला कमांडो बटालियन तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में खोली गई है। उत्तर प्रदेश में कितनी पहली बार महिलाओं की पीएसी बटालियन घोषित की गई हैं? तो भैया 3 गठित की गई हैं। और तीनों के नाम किस किस के हैं उस पे हैं, ये आपको उन्होंने भी पढ़ाया होगा शायद, केशपाल सर ने भी, कि जो पहली बार 3 महिला पीएससी जो बटालियन बनी है, वो तीनों की तीनों किसके नाम पे हैं? तो तीनों की तीनों हैं बेटा उनके नाम पे जो हमारी क्रांतिकारी रही हैं। रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी लखनऊ, झलकारी बाई कोली गोरखपुर। तो ये 3 महिलाएं हैं जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई रही हैं। और उत्तर प्रदेश में पहली बार 3 महिला पीएसी बटालियन, आर्म्ड पुलिस जिसे कहते हैं, उसकी इनके नाम पे गठित की गई हैं। इन तीनों के नाम पे गठित की गई हैं। इन तीनों के नाम पे गठित। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिनियम कब पास हुआ? 1901 में।
उत्तर प्रदेश का ग्राम आबादी अधिनियम 1947 में। एनडीआरएफ की पहली महिला कमांडो बटालियन कहां? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। भाई यूपी में पहली बार कितनी महिला पीएसी बटालियन गठित की गई हैं? 3 महिला पीएसी बटालियन। क्या रानी अवंतीबाई लोधी उसमें से एक है? हाँ जी। क्या ऊदा देवी नाम उसमें से एक है? हाँ जी। क्या झलकारी बाई उसमें से एक है? हाँ जी। क्या रानी लक्ष्मीबाई उनमें से एक है? नहीं जी। तो रानी लक्ष्मीबाई उनमें से एक नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए, अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र ने एक आंकड़ा दिया है 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी पुलिस होनी चाहिए? लगभग 222, लेकिन भारत में वो आंकड़ा पूरा नहीं है कि भैया 1 लाख की जनसंख्या पे लगभग 222 पुलिसकर्मी होने ही चाहिए, ये लेकिन नहीं है। पुलिस व्यवस्था के सभी अधिकारियों को अपने ऑफिस में कम से कम कितने घंटे बैठना चाहिए? ये देखो, आप में कहोगे कि ये सर इतना ज्यादा, ये है क्या? दोबारा थोड़ी पढ़ना है, ये एक बार आपके दिमाग से जाना चाहिए बस ये कि भैया 1 लाख पे 222 लोग होने चाहिए, कोई रटना पड़ेगा। आप इसे 1-2 बार पढ़ लोगे, जिंदगी में जब भी याद करना चाहोगे हो जाएगा। अब आप ऐसे दिमाग में बनाओ कि भैया चाहे कोई एसएचओ है, चाहे एसपी है, चाहे आईजी है, चाहे डीआईजी है, उसे अपने ऑफिस में कितने घंटे बैठना चाहिए? 4 घंटे। क्योंकि वो ऑफिस में नहीं बैठेगा तो जनता किससे आके अपनी परेशानी कहेगी? जनता अपनी परेशानी तो उससे ही कहेगी ना, वो उसके लिए उसे ऑफिस में बैठना जरूरी है। तो पुलिस व्यवस्था के सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में लगभग कम से कम कितने? 4 घंटे बैठना अनिवार्य है। अब देखो, एक ये शायद आपको ये नहीं पता होगा कि यूपी के 3 जिले भी हमने देखा था रेड कॉरिडोर, जहां जहां नक्सली एक्टिव हैं उसको हमने रेड कॉरिडोर कहा था। तो इसमें 11 राज्यों के लगभग 90 जिले हैं, उनमें से 3 जिले यूपी से भी आते हैं। चंदौली नक्सल प्रभावित इलाकों की लिस्ट में है, मिर्जापुर नक्सल प्रभावित इलाकों की लिस्ट में है, सोनभद्र ये भी नक्सल प्रभावित इलाकों की लिस्ट में है। तो भारत के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें यूपी के कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं। क्या आगरा आता है? नहीं आता। क्या चंदौली आता है? आता है। क्या सोनभद्र आता है? आता है। क्या सोनभद्र आता है? आता है। क्या चंदौली आता है? आता है। क्या मिर्जापुर आता है? आता है। क्या शाहजहांपुर आता है? नहीं आता। क्या भैया सहारनपुर आता है? नहीं आता। चंदौली आता है? आता है। सोनभद्र आता है? आता है। मिर्जापुर आता है? आता है। ये धीरे 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 करना है आपको, ठीक है। ये धीरे 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 चीजें आपको देखनी है। तो नक्सलवाद से देश के 11 राज्यों के लगभग 90 जिले प्रभावित हैं। हमें यूपी के हिसाब से यहाँ 3 जिले देखने हैं। एफआईआर की फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो ये आपके दिमाग में रखना है, ठीक है, एफआईआर क्या होती है। और आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए कहां पर एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है? तो भैया लखनऊ में एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। लखनऊ में एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। अब जिले में देखो, जिला, तो जिला में जो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका मुखिया या तो कलेक्टर बोल देते हैं उसको या जिलाधिकारी, यानी कलेक्टर भी बोल देते हैं और जिलाधिकारी भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये किसका, ये कौन सी उसका सेवा का होता है? तो आईएएस का, भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी आईएएस सेवा का अधिकारी होती है। तो आपसे पूछेगा जिला प्रशासन का मुखिया कौन है? तो एक तो ऑप्शन में या तो कलेक्टर होगा या जिलाधिकारी होगा। कहीं कहीं कलेक्टर बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कहीं कहीं डीएम बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। और किसी भी जिले का जिलाधिकारी जो है या कलेक्टर, वो क्या होता है? आईएएस अधिकारी होता है। तो इसको अगर बदल के पूछ ले, जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? जिलाधिकारी है। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू वाला, जो पैसे से संबंधित मामले करता है, तो वो भी बेटा कलेक्टर हो जाएगा, वो कलेक्टर। एक ऐसे मान के चल सकते हो कि जब ये अपने प्रशासन संबंधित मामले देखता है कि भैया क्या क्या चीजें चल रही हैं जिले में, तो ये डीएम हो जाता है। और जब ये पैसे से संबंधित मामले देखता है तो ये कलेक्टर हो जाता है। कई बार ये दोनों एक ही होते हैं। क्या होते हैं? एक ही होते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, कलेक्टर अपने जिले की सारी तहसील और ग्रामों के प्रशासन की देख रेख करता है।
कलेक्टर या डीएम ही सबके ऊपर बैठा हुआ है भैया, बस ऐसे मान के चलो वो एक ही है। तो चाहे वो गांव हो छोटे से छोटा, चाहे तहसील हो, सबके ऊपर कौन बैठा हुआ है? बैठा सबके ऊपर कलेक्टर ही है, वो ही सबका हेड माना जाता है। ठीक है, चलिए। जिले में गांव व छोटी तहसील, छोटी इकाइयां होती हैं, जैसे गांव होती है, तहसील होती है, ठीक है, ये जिले के अंतर्गत ही आती है। और विकास खंड भी होते हैं। तो ये सारे के सारे किसके हिस्से हैं? जिले के हैं। तो इनमें से कौन सा जिले का हिस्सा है? नंबर 1 गांव, नंबर 2 तहसील, नंबर 3 विकास खंड, नंबर 4 जोन, या नंबर 4 रेंज। तो आपको पता होना चाहिए गांव जिले से छोटा है, खंड विकास खंड जो है वो भी जिले से छोटा है, तहसील भी जिले से छोटी है। पर जिले के अंतर्गत रेंज आ जाएगी? रेंज नहीं आती। जिले के अंतर्गत जोन आ जाएगा? जोन भी नहीं आता। रेंज हमारे यहाँ टोटली 18 हैं, जोन टोटल ही 8 हैं, तो वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये छोटी है, याद रखना है। और विकास खंड बोलते हैं जिसको, तो उसके विकास के लिए एक होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास खंड अधिकारी। ठीक है, विकास खंड अधिकारी होता है बेटा किसके लिए? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास खंड के लिए। और गांव के लिए होता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आपसे पूछा जाए वीडीओ किसके विकास के लिए है? तो गांव के विकास के लिए। और बीडीओ किसके लिए है? जो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक, उसके लिए होता है बीडीओ, बीडीओ। और ये सीधे सीधे सवाल यहां से बन जाते हैं। एक बार सारा रिवीजन करवाता हूं, ताकि आगे एक दो चीज और है, बस उसको फिर करवा दूंगा मैं आपको। कि डीएसपी की भर्ती परीक्षा संपन्न कौन कराता है? तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग कराता है। सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? जोन में जो डीआईजी होता है वही करता है, जोनल डीआईजी करता है बेटा। यूपी में कितने जोन? 8 जोन। यूपी में कितनी रेंज? 18 रेंज। जोन का हेड कौन होता है? एडीजी होता है। और रेंज का हेड कौन होता है? तो आईजी होता है। कौन होता है? आईजी। सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? कानपुर, जिसमें कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। आईजी पद का गठन कब हुआ? 1861 में हुआ। एचएम कोर्ट एचएम कोर्ट जो है उसकी समिति के आधार पर, एचएम कोर्ट समिति के आधार पर इन्होंने रिकमेंडेशन किया था, एक समिति थी एचएम कोर्ट समिति, तो उनके आधार पर 1861 में आईजी के पद का गठन हुआ। और आजादी के बाद पहले आईजी थे, कौन थे? पीएन लाहिड़ी। पुलिस की डायरी को क्या कहते हैं? तो जीडी या जनरल डायरी कहते हैं पुलिस की डायरी को। सड़कों पर गश्त या अन्वेषण का काम कौन करेगा? तो सिविल पुलिस करेगी। कौन सी धारा के तहत किसी भी लावारिस सामान को पुलिस जब्त कर सकती है? तो भैया पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के तहत किसी भी लावारिस सामान को पुलिस जब्त कर सकती है। किसी भी राज्य में पुलिस की संख्या कम या ज्यादा कौन करेगा? तो राज्य सरकार कर सकती है। और ग्राम पुलिस का अधिकार किसके पास होता है? एसपी के पास होता है। डीएम और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? एसपी करता है। एसपी को एक साल में थाने का कितने बार निरीक्षण करना चाहिए? कम से कम एक बार करना चाहिए, ज्यादा तो कितनी कर लो। थाने का कंट्रोल किसके पास होता है? एसएचओ के पास। डीआईजी जो है इसमें से इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कौन करता है? तो डीआईजी करता है। आबकारी मामलों पर एक वार्षिक सम्मेलन होता है ज्यादातर, उसमें जिले से कौन जरूर होना चाहिए? तो एसपी जरूर होना चाहिए। और आर्म्ड पुलिस जो है उसका इंचार्ज होता है डीआईजी। आर्म्ड पुलिस का इंचार्ज कौन होता है? डीआईजी होता है। एसएचओ की अनुपस्थिति में कौन थाने का प्रभार संभालेगा? सब इंस्पेक्टर संभालेगा। थाने के एसएचओ और एसआई का कितना कम से कम कार्यकाल होना चाहिए? 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए। पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो कितने टाइम में उसे पहुंचाना होगा मजिस्ट्रेट के सामने? 24 घंटे में। उसमें से कौन सा समय निकालना होगा? नंबर 1 खाने पीने का उसका, या नंबर 2 जितने टाइम उसे पीटा था वो वाला, या तीसरे नंबर पे अपराधी ने जितने समय में वो नहाया वो टाइम निकालना होगा, या अपराधी को लाने और ले जाने में, यात्रा करने में जितना समय लगा है वो निकालना होगा। आपको बताना है ये, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकेडमी जो सीनियर ऑफिसर्स की किसके लिए है बेटा? ट्रेनिंग के लिए है, मुरादाबाद में है। और आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है? सीतापुर में है, सीतापुर में है, ठीक है। चलिए, पुलिस में कुल ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 11 हैं। और वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी 7 में है। 7 ऑप्शन ना हो तो 10-11 10-11 भी, क्योंकि जहां प्रस्ताव है ना, कई किताबों में वो प्रस्ताव को भी फाइनल कर दिया, प्रस्ताव को भी
फाइनल कर दिया है। पुलिस का कार्य कानून व्यवस्था की स्थापना करना है क्या? हाँ जी। कि जान माल और अधिकारों की रक्षा भी करती है? हाँ जी। सबसे छोटा पद कांस्टेबल है? हाँ जी। सबसे बड़ा डीजीपी है? हाँ जी। प्रत्येक जिले में 5-6 सर्कल होते हैं? हाँ जी। सर्कल का जो चीफ है वो इंस्पेक्टर होता है? नहीं जी। कौन होता है? डीएसपी होता है। सर्कल का हेड डीएसपी होता है। पुलिस इंस्पेक्टर क्या थाने का प्रमुख है? हाँ जी। उसके अंदर में सारा स्टाफ आता है। हर जिले में एक जेल होनी चाहिए? हाँ जी। जेल का जो प्रमुख है क्या वो जेल अधीक्षक होना चाहिए? हाँ जी। जेल अधीक्षक उसका प्रमुख होना चाहिए। कुल जिला कारागार 57 है, 58 है, 59 है या 62 है? तो 59 नहीं, 61 या 62 में जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा। प्रदेश में उप कारागार कितने हैं? 2 हैं। केंद्रीय कारागार कितने हैं? 6 हैं। प्रथम केंद्रीय कारागार कहां बना था? आगरा में बना था। प्रदेश में आदर्श कारागार कहां वाला है? मॉडल कारागार। ठीक है, जो मतलब सुविधाएं होनी चाहिए जेल में जो उसमें सारी हो, तो लखनऊ। और नारी बंदी निकेतन भी लखनऊ में है। और किशोर कारागार है बेटा बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहां पे? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है तो डीजीपी होता है बेटा। कौन होता है? डीजीपी। और एटीएस हमने पहले भी पढ़ा है इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए कितनी पहली बार भैया पीएससी बटालियन गठित हुई है महिलाओं के लिए? 3 हुई हैं, बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में। बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में। ठीक है बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में। हमने जिले का प्रशासन देखा। अब हमें जिला प्रशासन के काम देखने क्या क्या करता है। भैया जिले में शांति व्यवस्था कौन बनाता है? जिले का प्रशासन। भूमि संबंधी कार्य करता है जिले का प्रशासन। भूमि की माप करता है जिले का प्रशासन, जैसे आईएएस और उनका स्टाफ। खसरा खतौनी लगान की वसूली कौन करता है? तो जिले का प्रशासन ही करता है। और नागरिक सुविधा और सभी को विकास के समान अवसर देने का काम भी कौन करता है? जिले का प्रशासन। क्या ये रटने की चीज है? नहीं, बस ये 2 बार पढ़ने की चीज है ताकि आपके आगे अगर आए तो आप इसे कर सको। ठीक है, चलिए अब बस ये देख लो, सबसे ऊपर जिले में कौन होता है? क्या जिला प्रशासन में? प्रशासन में पुलिस नहीं आ रहा, सिविल प्रशासन की बात कर रहे हैं हम, पुलिस नहीं है फिलहाल इसमें। जिले में सबसे ऊपर जिलाधिकारी है। हाँ जी। उसके बाद एसडीएम है, दूसरे नंबर पे उप जिलाधिकारी। हाँ जी। तीसरे नंबर पे तहसीलदार। हाँ जी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन है? तहसीलदार है। और तहसील में अगर पैसे से संबंधित मामला हो, रेवेन्यू से संबंधित मामला हो, तो उसे काम करता है नायब तहसीलदार। कौन करता है? नायब तहसीलदार। ठीक है, और जो ये तहसीलदार है ना, सबसे छोटा न्यायिक पद है, क्योंकि इनके पास कैसी शक्ति है? इनके पास मजिस्ट्रेट की भी पावर है। तभी तो इसके आगे क्या लिखा है देखो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ऐसे ही जिसके पास न्याय की कुछ ना कुछ शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं, न्याय करने की शक्तियां होती हैं ना, तो ध्यान रखना है वो ही होता है क्या? वही होता है भैया मजिस्ट्रेट, नाम उसी में आ सकता है। तो ये सबसे छोटा जो न्यायिक पद है किसी भी जिले में, ये सवाल पूछा जाता है वो कौन हो सकता है? तो वो नायब तहसीलदार हो सकता है। यानी न्याय करने की जिम्मेदारी सबसे नीचे यहां तक। बाकी आप कहो कि लेखपाल मुझे कुछ न्याय करेगा, नहीं, उसका काम है रिकॉर्ड वगैरह अपडेट करना। आप कहो अमीन करेगा, अमीन नहीं, अमीन का काम है वसूली वगैरह, किसी पे पैसा रह रहा है, अरे भैया तुमने उसके पैसे नहीं दिए यार, तुमने वो पानी भरा था अपने खेत में, उसके पैसे दे देते। ठीक है, तुमने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये का सब काम अमीन का है। तो ये न्यायिक पद नहीं है, ये दोनों न्यायिक पद नहीं है, नहीं न्याय नहीं कर सकते ये। इनके पास आप जाके केस की तरह नहीं लड़ सकते कुछ चीजों को, बाकी सबके पास आप केस की तरह लड़ सकते हो। डिस्ट्रिक्ट में आप जिलाधिकारी के सामने कोई केस फाइल कर सकते हो, वो एसडीएम के सामने कर सकते हो, तहसीलदार के सामने कर सकते हो, और नायब तहसीलदार के सामने भी कर सकते हो, लेकिन इसके सामने चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर, कल क्लास होगी, बिल्कुल कल क्लास होगी। ठीक है, एक बार पढ़ के आएंगे। अमीन बेटा इसी अधिकार में है, जो कलेक्शन के काम मेनली करता है उसको अमीन बोल देते हैं। अब इनकी डेफिनेशन तो नहीं है ना कुछ, आपको समझना ही पड़ेगा, आपको उस हायरार्की को समझना ही पड़ेगा। अब इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं है, जो मतलब राजस्व वगैरह की वसूली, जो किसी से पैसे लेने हैं वो नहीं दे रहा हो किसी चीज के, तो वो अमीन का काम रहता है ना। राजस्व लेखपाल रिकॉर्ड वगैरह अपडेट करता है, उससे ऊपर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, उससे ऊपर एसडीएम और ऊपर डीएम वाला। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे।
फिर मुलाकात करेंगे। सिलेबस की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी बेटा? सिलेबस की पीडीएफ आपको मिलेगी आपका जो नोटिफिकेशन आया था ना, जिसमें आपने फॉर्म भरा था, उससे मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। रेवेन्यू ऑफिसर जो पैसे से संबंधित, क्योंकि जिले में बहुत सारे पैसे वाले भी तो काम है। आपने रजिस्ट्री करवाई तो आप पैसे नहीं दे के आते किसी को, आपने मकान खरीदा पैसे नहीं दे के आते। तो ये सब मतलब जो पैसा सरकार के बिहाफ पे इकट्ठा करना होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। तो डीएम का केवल ये काम नहीं है कि सारी चीजें बस व्यवस्था रहे, वो जहां जहां पैसे इकट्ठे हो सकते हैं जनता से, जिस जिसके पैसे, वो सब भी तो कौन करता है? डीएम ही तो करता है। वो सब पैसा डीएम के थ्रू ही तो सरकार को जाता है, सारा का सारा ही। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।